नमस्कार मित्रों, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं। यानी जो हम लोगों का टॉपिक छूटा हुआ था, हम लोगों ने जो पूरा टॉपिक किया है उसमें फंडामेंटल मतलब नागरिकता पूरा कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स पूरा कर चुके हैं, डीपीएसपी पूरा कर चुके हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य पूरा कर चुके हैं। इतना टॉपिक हम लोगों का पूरा हो चुका है। अब हम लोग संघ यानी यूनियन को हम लोग जो है पढ़ते हैं। यूनियन को यूनियन यानी संघ। अब देखिए यह भाग 5 में आता है। संघ क्या भाग 5 के तहत आता है। और भाग 5 के तहत कितने आर्टिकल आते हैं, इसमें आर्टिकल्स भी आपको जान लेना है, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपको ये पता हो गया कि आर्टिकल 52 से 151, जैसे आपको पता हो गया आर्टिकल 52 से 151 तक क्या है, भाग 5 है। सो आपसे पूछा गया कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल किस भाग के तहत आता है पद, तो आपको पता हो जाएगा कि आता है 148 के तहत। तो इस प्रकार से आपको पता हो जाएगा कि 148 के तहत आता है, तो 148 जो है 52 से 151 में ही आता है, या अटॉर्नी जनरल ही पूछ दिया गया। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि 52 से 151 तक। अब हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको क्या करेंगे, थोड़ा डिवाइड कर लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, जैसे इसको 5 अध्यायों में जो है बांट लेते हैं। इसको आर्टिकल 52 से 151 तक 5 भागों में इसको बांट लेते हैं, वो भी अपनी सुविधा के अनुसार। इसको पढ़ने में आसानी रहेगी जिससे। तो हम लोग देखते हैं अध्याय फर्स्ट, इसको हम लोग बांट लेते हैं अध्याय फर्स्ट को 52 से 78, 52 से 78 में बांट लेते हैं। फिर उसके बाद अध्याय 2 को, अध्याय जो 2 है उसको बांट लेते हैं हम लोग 79 to 122, यानी 79 से 122 तक। अध्याय 3 को हम लोग, जो अध्याय 3 है उसको हम लोग बांट देते हैं 123, यानी अध्याय 3 को हम लोग केवल अध्यादेश यानी जो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है 1 2 3 में, तो इसको देख लेते हैं मतलब 123 में। अध्याय 4 में हम लोग क्या पढ़ लेंगे, 100 मतलब हाई कोर्ट को पढ़ लेंगे, यानी 124, 100 से 147 तक, 147 तक पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग 5 में हम लोग कैग को पढ़ लेंगे, मतलब अध्याय 5 में। अध्याय 5 में हम लोग क्या करेंगे, 148 से 151। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। और यदि आपने केंद्रीय एग्जीक्यूटिव यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को आपने पढ़ लिया, यूनियन एग्जीक्यूटिव को, तो आपको मान के चलिए कि जो जिस प्रकार से केंद्र में सिस्टम चलता है संघ का, उसी प्रकार से राज्य में भी मतलब जो है सिस्टम चलता है, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। और आप इसको, यह बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, ऐसे मान के चलिए। यह भाग अगर जिसने समझ लिया तो वह समझ लीजिए एक प्रकार से आगे जब राज्य की एग्जीक्यूटिव आएगी तो उसको समझने में जो है दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सेम है, कुछ पदों का डिफरेंट है और कुछ पद नहीं है, तो बस ऐसा ही प्रावधान कुछ है राज्यों में, लेकिन बाकी सब सेम रहेगा। हम लोग चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय फर्स्ट को ही हम लोग उठा लेते हैं। अध्याय फर्स्ट, अध्याय पहला। अध्याय पहले में 78 तक है, यानी 52 to 78। तो 52 to 78 में क्या होगा, आपको समझना होगा कि जैसे इसके तहत क्या क्या हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहले तो हम लोग पढ़ लेंगे राष्ट्रपति को, इसमें पढ़ लेंगे।
फिर सेकंड नंबर पर क्या पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति। फिर हम लोग क्या पढ़ लेंगे, पीएम, प्रधानमंत्री, और फिर मंत्रिपरिषद, और फिर उसके बाद महान्यायवादी। मंत्रिपरिषद और फिर महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल, एजी लिख देते हैं शॉर्ट में, अटॉर्नी जनरल, जो आर्टिकल 76 में है। ठीक है, इतना हम लोग इसके तहत पढ़ लेंगे। वैसे आता कैग भी है, ठीक है, और उसके बाद लोकसभा स्पीकर भी आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, प्रस्ताव, बजट, संसद कार्यवाही, ये सब आता इसी के तहत है, मतलब भाग 5 के तहत ही, लेकिन हम लोगों ने उसको बांट लिया है अपनी सुविधा के अनुसार। तो इस आधार पर इसमें इतने हम टॉपिक पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जैसे एक बार में पूरा जो है वार्डन डाल देना किसी पर तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इससे हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज टॉपिक को बांट लेंगे। उसमें जो है जैसे पहले राष्ट्रपति पढ़ लेंगे, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, एजी, और फिर अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट उठाते हैं, जिससे समझने में आसानी रहेगी। अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो उठा लेते हैं वो राष्ट्रपति का ही उठा लेते हैं। अब राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति में देखिए क्या क्या पढ़ते हैं। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल किसके तहत आता है, 52 के तहत आता है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसमें कोटेशन क्या कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर उसके बाद जैसे ये तो हो गया आर्टिकल 52, ये आपको मतलब अमूमन पूछ देता है कभी कभी एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में, कि भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल में मतलब है, पद के किस आर्टिकल में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग जो चर्चा करते हैं वो आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 को हम लोग देख लेते हैं। 53 में क्या है, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है। संघ की कार्यपालिका शक्ति दो प्रकार की हो सकती है या होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी देखिए इसमें पढ़ लेते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति को हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति दो प्रकार की हो सकती है, देखिए होती है, एक तो होती है रियल एग्जीक्यूटिव पावर, यानी वास्तविक। अब इसको बहुत मतलब केयरफुली हम लोग समझेंगे, इसको आर्टिकल 53 को बहुत केयरफुली समझेंगे, क्वेश्चन पूछ देता है और अमूमन गलत हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको बहुत केयरफुली समझ लेते हैं, सिस्टम से समझ लेते हैं, गलत ही नहीं होगा बिल्कुल। अब वास्तविक हो गया और एक हो गया औपचारिक, औपचारिक हो गया। अब देखिए वास्तविक यानी रियल एग्जीक्यूटिव पावर, और ये औपचारिक का मतलब ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव पावर, ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, ये होता है औपचारिक में। यानी देखिए अब इसके प्रधान कौन कौन होता है, जैसे जो वास्तविक शक्ति है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति वास्तविक, वो किसमें है, यानी रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो पीएम में है, प्रधानमंत्री में है। और औपचारिक मतलब ऑफिशियल, जैसे कागजों पर जो होती है मतलब कार्यवाही, वो किसके अंतर्गत है पावर, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो यह प्रावधान कौन करता है, आर्टिकल 52 करता है। तो दोस्तों आपको सफलतापूर्वक समझ में आया होगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, अगर वास्तविक पूछे तो प्रधानमंत्री में, औपचारिक पूछे तो राष्ट्रपति में, या ऑफिशियल इंग्लिश में दिया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग आर्टिकल 54 में जाते हैं। आर्टिकल 54 यानी निर्वाचन यानी इलेक्शन। अब यह आर्टिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही केयरफुली समझ लेते हैं। निर्वाचन यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में इलेक्शन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको समझने। यह बहुत ही समझ लीजिए एक प्रकार से एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से होता है इसका, मतलब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, या अब जटिलता को कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको बहुत मतलब इजी वे पे समझते हैं, जिससे आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी से हो जाए। तो हम लोग इसको देखते हैं। इसमें जो है क्या हो सकता है कि निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन होता है, यानी इसका जो है चुनाव का आयोजन कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग इसको कराता है चुनाव को, और इस चुनाव में कौन से सदस्य भाग लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल एक कमेटी होती है, ठीक है, यानी निर्वाचक
मंडल होता है। उसी में जैसे राज्यसभा, लोकसभा, जैसे संसद के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो विधानमंडल के जो सदस्य, कौन कौन भाग लेगा कौन नहीं लेगा, तो यह सब इसी में होता है निर्वाचक मंडल में, यानी इलेक्टोरल कमेटी जो होती है, इसी में जो है जितने सदस्य होते हैं जो भाग लेते हैं वो होते हैं इलेक्टोरल कमेटी में। अब हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो हमको पता हो गया कि इसका जो निर्वाचन होता है या चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वो कौन कराता है, कंडक्ट कौन कराता है, कंडक्ट निर्वाचन आयोग कराता है। और इसमें मत कौन डालते हैं, निर्वाचक मंडल डालता है। ठीक है, अब इसमें देखिए निर्वाचक मंडल जो मत डालता है, तो इसमें कौन कौन मत डालता है, पहले तो यह आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है या कौन भाग नहीं लेता है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें रख देंगे 3 ऑप्शन जो है ऐसा रखेंगे जिससे आपको पता चले कि इसमें ये भाग लेते हैं और एक भाग नहीं लेता होगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो प्रणाली, जैसे सबसे पहले तो निर्वाचक मंडल, बाद में जो है निर्वाचन कैसे होता है वो हम लोग समझेंगे। निर्वाचक मंडल, पहले निर्वाचक मंडल को देखते हैं, यानी इलेक्टोरल कमेटी जो होती है। देखिए इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। देखिए इसमें विधानसभा, यानी सबसे पहले संसद लेते हैं। संसद जो है इसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जितने भी होते हैं वह सब सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यानी अब आपको याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा, यानी एक आप डायग्राम बना लीजिए। इसमें लोकसभा हो गया ये, और ये राज्यसभा हो गया। और इसके बाद देखते हैं, और इसमें इसी प्रकार से राज्यों में जो होता है, राज्यों में क्या होती है, विधानमंडल, विधानमंडल होता है। और विधानमंडलों में कहीं कहीं पर 2 सदन होता है, कहीं कहीं पर एक ही सदन होता है। तो इसमें भी देख लीजिए, ये हो गया एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी होते हैं, यानी इसको कहते हैं विधानसभा, इसको कहते हैं विधानसभा, विधानसभा, और इसको कहते हैं विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसमें जो है विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो वैलिड होते हैं और ये इनवैलिड होते हैं। उसका कारण बता दें। उसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए अभी 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं, जैसे 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं। अब यह विधानसभा सभी राज्यों में है, जिस दिन अभी 7 में है, जिस दिन यह विधानसभा सभी राज्यों में हो जाएगी उस दिन यह जो है वैलिड हो जाएगा। इसका मतलब है, तो उस दिन यह क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, जिस दिन सभी राज्यों में विधान परिषदें हो जाएगी। अभी 7 राज्यों में है तो एक समझ लीजिए एक प्रकार से यूनिटी नहीं बन पाएगी। 7 राज्य केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लें बाकी ना लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए अभी नहीं है, वर्तमान में इसका जो है चुनाव नहीं पॉसिबल है, ऐसे मान के चलिए। तो विधानसभा हो गया, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो आपको ये बताओ, अब आ जाइए, एक होता है समाज सेवी, यानी स्पेशलाइजेशन वाले कुछ व्यक्ति जो है राज्यसभा में चुने जाते हैं और एंग्लो इंडियन लोकसभा में चुने जाते हैं। तो यह टोटल मिलाकर जो है मनोनीत सदस्य हम कह सकते हैं। यानी लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। अब ये 12 जो होते हैं ये समाज सेवी मान लीजिए, तो यह हो गए 2 एंग्लो इंडियन होते हैं और यह समाज सेवी किस प्रकार से होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अर्थशास्त्र में जो है बहुत ज्यादा रुचि रखता है और वह स्पेशलाइजेशन प्राप्त किए हुए है, तो उसके तहत वो क्या होगा कि उसको मनोनीत किया जा सकता है, राष्ट्रपति उसको मनोनीत कर सकता है, या किसी भी मतलब जो है विषय में वो स्पेशलाइजेशन प्राप्त किए हो उसको जो है मनोनीत किया जा सकता है। तो आप सभी ने जो है समझा कि समाज से मतलब जो आर्टिकल मतलब जो ये आपका 12 जो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो स्पेशलाइजेशन वाले व्यक्ति होते हैं, यानी किसी क्षेत्र में महारत प्राप्त किए हुए व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। अब उसके बाद जो है जैसे लोकसभा में ये 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। ये एंग्लो इंडियन की अवधारणा क्या है इसको समझ लीजिए। एंग्लो इंडियन
एंग्लो इंडियन। जैसे अब देखिए, भारत, इसको समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा, एक बार दोबारा नहीं भूलेंगे एंग्लो इंडियन क्या होता है। इसमें जैसे पुर्तगाल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, सभी भारत में आए। फिर उसके बाद जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो यह सब जो है, जैसे इन्होंने जब ये इतने साल रहे हैं, जब आए हैं, जैसे मान लीजिए अंग्रेज ही आए और पुर्तगाली आए, डच आए, जैसे वास्को डी गामा 1498 में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे ये पुर्तगाली आए, पुर्तगाली, और फिर उसके बाद जो है अंग्रेज आए, तो इस तरीके से जब आए तो ये भारतीय महिलाओं से शादी भी किए हैं। और जब भारतीय महिलाओं से शादी किए हैं, तो उसके बाद जो है क्या है कि जब शादी करने के बाद बच्चे भी पैदा हुए हैं, तो बच्चा पैदा हुए हैं, और फिर उसके बाद जो है जब भारत आज़ाद हुआ है, तो ये सब छोड़ के चले गए हैं, जितने अंग्रेज थे, या मतलब यूरोपीय मैं कह सकते हो उनको, यूरोपीय जो है, क्योंकि वो यूरोप से ही थे, तो जितने यूरोपीय थे वो सब छोड़ के चले गए जब मतलब भारत आज़ाद हुआ। तो स्त्रियां यहीं रह गई, उनके लड़के बच्चे यहीं रह गए। उस कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे अब इससे क्या आपको पता चलता है कि पुरुष यूरोपीय और महिला इंडियन, ना कि महिला यूरोपीय और पुरुष इंडियन, ऐसा नहीं। ध्यान रखना, एंग्लो इंडियन उसको कहते हैं पुरुष विदेशी, और महिला विदेशी का मतलब यूरोपीय, और महिला जो है वो भारतीय। तो इस प्रकार से जो है उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो ये आपको पता हुआ। अब उसके बाद जैसे ये आपको लोकसभा और राज्यसभा, और ये दोनों सदस्य, मतलब जो ये 12 सदस्य और ये 2 सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। उसका कारण है, उसका कारण भी समझ लीजिए तो आपको याद रहेगा। उसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन हो सकता है राष्ट्रपति का। जैसे अमेरिका में 2 साल राष्ट्रपति, मतलब 2 मतलब 4 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, और वह 2 बार ही केवल रह सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में अनलिमिटेड, जब तक आप जीतते जाएं तब तक आप बनते जाइए राष्ट्रपति। तो इसीलिए यहाँ पर क्या सिस्टम, मान लीजिए पहला वाला जो राष्ट्रपति था, उसने क्या किया कि 14 सदस्यों को मनोनीत किया, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में 14 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो इनको मनोनीत कर लिया। अब वही सदस्य जो राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करेगा उसी को तो वोट देंगे वो। तो इस प्रकार से एक जो है फेयर प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाएगी, यानी एक जो है स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाएगी राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि वो वोट उन्हीं को देंगे जो जिन्होंने उनको चुना होगा जब दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो इसलिए इनको नहीं रखा जाता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनको, अब हालांकि अभी जो है लोकसभा के जो 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन, इनको हटा दिया गया है। तो यह करंट का मुद्दा है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा जाकर। फिर उसके बाद हम आपसे चर्चा करते हैं कि जैसे जो अब इससे यह पता चला कि कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये 3 सदस्य जो है इलेक्टोरल कमेटी में होते हैं। यानी 3 मतलब जो है, जैसे लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, यह आपको पता चला। अब उसके बाद जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया किस, जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत यह प्रक्रिया है, मतलब एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली, यह किस आर्टिकल के तहत है, या राष्ट्रपति के निर्वाचन या निर्वाचन का जो रीति है वह किस आर्टिकल के तहत है। तो यह आपको पता होना चाहिए, 54 आर्टिकल जो पढ़ा रहे हैं। अब उसके बाद जो है जैसे कैसे होता है, जैसे मान लीजिए अब इसको समझना है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, और उसके बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या आनुपातिक प्रणाली। इसको कहते हैं प्रीफरेबल, यानी प्रीफर करना, यानी प्रेफरेंस के आधार पर वोट करना, ठीक है, प्रीफरेबल होता है, ठीक है, यह प्रीफरेबल प्रणाली होती है, ठीक है। अब उसके बाद यह होती है सिंगल ट्रांसफरेबल,
एकल संक्रमणी यानी सिंगल ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ये सिंगल ट्रांसफरेबल होगा, ये प्रेफरेबल हो गई यानी प्रेफरेंस के आधार पर। अब ये होता क्या है इसको समझिए, पहले तो अनुपातिक प्रणाली को समझ लीजिए कि किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रणाली से होता है। देखिए जैसे मान लीजिए 3 सदस्य हैं, ए, बी और सी सदस्य हैं, ठीक है, यानी 3 लोग राष्ट्रपति, 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। अब उसके बाद इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अब जो है वोट पड़ेंगे, इसमें वोट देखिए डालिएगा। सबसे पहले इसमें होता क्या है कि वोट जो डाला जाता है, जैसे हम लोगों का जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है या अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। सबसे पहले तो बात ये जान लीजिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि हम लोग सांसद विधायक को चुनते हैं और वही चुनते हैं, वो जाकर चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो इस प्रकार से यह एक अप्रत्यक्ष प्रणाली है यानी इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे मान लीजिए इनडायरेक्ट चुनाव इसका जो है, मतलब इससे ये पता चलता है। अब देखिए एक मिनट कि जैसे इसमें अब चुनाव कराते हैं कि एबीसी में। अब इसमें जैसे हम लोगों का जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अब भाई मांगने तो हर कोई व्यक्ति आता है वोट, जैसे हर प्रत्याशी वोट मांगने आता है और आप सभी से कहते हैं कि हम देंगे, लेकिन आप देते एक ही को वोट है, सभी को वोट नहीं देते हैं, आप एक ही व्यक्ति को वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पर वास्तविकता अलग है, यहाँ पर आप सभी को वोट देंगे, बस शर्त यह है कि प्रेफरेंस के आधार पर मतलब देंगे। अब इसमें जैसे मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति आया, विधायक या सांसद जो भी, और उसने वोट डाला, उसने प्रथम वरीयता दे दी इसको, मतलब जो है इसको दे दी प्रथम वरीयता, इसको सेकंड वरीयता दे दी, इसको थर्ड वरीयता दे दी। यानी जो बैलेट पेपर होगा वो तीनों को आप जो है जैसे तुमको। और एक और बात बताना चाहेंगे कि जो होता है क्या होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य, जिसको एमएलसी कहा जाता है, इनका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इनका जो निर्वाचन होता है वो ऐसे मान के चलिए कि गुप्त, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एमएलसी, इनका गुप्त बैलेट पेपर के आधार पर होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का होता है ओपन बैलेट सिस्टम के आधार पर होता है, ठीक है, जो निर्वाचन होता है इनका। अब देखिए इसमें पहले तो ये समझिए, फिर उसके बाद वो भी सिस्टम पूरा समझा देंगे उसको जो है एक सिस्टम से। पहले तो हम ये जो वोटिंग सिस्टम वाला है ये इसको समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, पहला विधायक आया और बी को पहला वरीयता दे दी और ए को दूसरा दे दी, सी को तीसरा दे दी। फिर उसके बाद दूसरा आया, उसने क्या किया, इसको 3 वरीयता दे दी और इसको पहली वरीयता दे दी, इसको दूसरी वरीयता दे दी। फिर उसके बाद आया, इसको दूसरी वरीयता दे दी, इसको तीसरी वरीयता दे दी और इसको पहली वरीयता दे दी, ठीक है। आप इसी आधार पर मतलब किसी को भी मतलब जो जिता सकते हैं, चाहे ए को जिता सकते हैं, बी को जिता सकते हैं, सी को जिता सकते हैं, जिसकी इच्छा हो आपकी उसके इस आधार पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए ये दूसरा, ये तीसरा और ये पहला स्थान पर रहा, ठीक। उसके बाद 1 3 2, जैसे अब ये वोट डाले हैं सभी ने, एक इसने डाले, फिर इसने डाले, फिर इसने डाले, फिर इसने, इस तरीके से 5 लोगों ने वोट डाले हैं। और मेंबर कितने हैं, 3 हैं, 3 मेंबर जो हैं इनको वोट डाले गए हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, जैसे 3 मेंबरों को वोट डाले गए। अब इसमें क्या करते हैं, चुनाव जो है उसका प्रथम चरण की गणना कर लेते हैं। प्रथम चरण की गणना क्या होती है कि जिसमें फर्स्ट मत किसको मिला है, प्रथम मत कितना ज्यादा सबको किसको मिला है। देखिए प्रथम मत ए को कितना मिला है, 1 मिला है, 1 बार मिला है, ठीक है। इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 2 बार मिला है इसको, बी को, ठीक है, ए को और बी को और सी को। ये प्रथम चरण की मतगणना है, ठीक है। और प्रथम चरण में इसमें जो है कितने को मिला है, 2 को मिला है। तो देखिए अब ये बराबर रहे। वैसे तो जो है एक ही बार ऐसा हुआ है जब द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी है भारत में, और इसको आपको दोस्तों बताना होगा, कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो द्वितीय चरण की मतगणना में जो है क्वालिफाई मतलब निर्वाचित हुआ है। तो यहाँ आपको जो है सर्च करके बताना होगा हमको, यह क्वेश्चन आपके लिए है। लेकिन अब देखिए इसमें लेकिन अधिकतर जो है जो राष्ट्रपति, मतलब एक ही राष्ट्रपति ऐसा हुआ, बाकी सभी जो है पहले चरण की मतगणना में ही जीत जाते हैं। लेकिन आपको समझ लेना है कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण
और तृतीय चरण की मतगणना भी मतलब जो है जो गणना होती है उसको भी समझ लेना है। अब जैसे देखिए, ये तो हो गई प्रथम चरण की गणना। इसमें क्या हुआ कि ये तो हार गया, अब ये और ये बराबर हो गए। अब द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ेगी। द्वितीय चरण की मतगणना जो करनी पड़ेगी उसमें दूसरा स्थान किसको ज्यादा प्राप्त हुआ है। तो देखिए, दूसरा स्थान इसको एक बार प्राप्त हुआ है बी को, और सी को दूसरा स्थान 2 बार प्राप्त हुआ है। तो आपका विनर कौन हो गया, सी। आप देखिए, सी को हमने राष्ट्रपति बना दिया, सी हो गया। अब इसमें समझ लीजिए, ये तो आपको पता हो गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, यानी प्रिफरेबल सिस्टम क्या होता है, ये आपको पता चला। अब उसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, मतलब वोट कैसे ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफरेबल, बात से ही पता चल रहा है। और हिंदी में भी बात चला, एकल संक्रमणीय, मतलब संक्रमण कर देना, मतलब एकदम मिला देना उसको जो है। जैसे मान लीजिए ए क्या हो गया, ए तो हार गया था पहले ही हार गया ए, ठीक है, ये हार गया। अब इसके जो वोट बचे हैं इसको क्या करेंगे, बी और सी में बराबर बराबर बांट देंगे। तो जो बराबर बराबर बांट देंगे वही एकल संक्रमणीय पद्धति है, क्योंकि ए तो हार गया है, उसका तो वोट खराब ही हो जाएगा, तो उसको क्यों ना बांट दिया जाए दोनों में। तो इसलिए जो है जो बी और सी में जो बांटा जाएगा वो एकल संक्रमणीय यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। इसी को वोट मतलब जो है ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से आप जो है बता सकते हैं। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे जो तृतीय चरण की अगर जो है मान लीजिए बात की जाए, तो तृतीय चरण में तीसरा स्थान किसको ज्यादा मिला है, तो इस तरीके से चुनाव हो सकता है 3 चरण। अब जितने मेंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए 3 मेंबर खड़े हुए, एबीसी 3 खड़े हुए, तो 3 ही चरण हो सकते हैं मतगणना के। अगर मान लीजिए 10 व्यक्ति खड़े हुए तो 10 मतलब जो है 10 जो है फेज हो सकते हैं। फेज मतलब जो गणना के मतलब जो है 10 चरणों में मतगणना मतलब जो है संपन्न हो सकती है। अगर 9 में नहीं कोई जीतता है तो 10 में भी लेकिन ऐसा होता नहीं, अमूमन जो है पहले चरण में ही चुनाव हो जाता है और उसी में पता चल जाता है। भाई इन केस अगर कोई भी जो है मतलब जैसे बराबर हो गया तो उस कंडीशन में द्वितीय चरण लागू होता है, जिसमें जो है जो हमने आपको क्वेश्चन बताया है कि आपको सर्च करके लाना है। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि आर्टिकल 54 निर्वाचन कैसे होता है। आप देखिए एकल संक्रमणीय पद्धति से किसके किसके चुनाव होते हैं, तो ये भी देख लीजिए। एकल संक्रमणीय पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो होता है STVS, यानी इसको फिर से हम बता रहे हैं, ये कोई नया शब्द नहीं है। सिंगल ट्रांसफरेबल यानी वोट सिस्टम, यानी इसको हिंदी में कहें एकल संक्रमणीय पद्धति। तो ये इसमें क्या है, अब देखिए इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं। फिर उसके बाद और इसके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, क्या ये पूरा जो है टॉपिक हम लोग जो है जब राज्यसभा को पढ़ाएंगे तो उसमें जो है, अभी हमारा फोकस क्या है, राष्ट्रपति, इसलिए बहुत ज्यादा किसी भी जो है टॉपिक में घुसना उचित नहीं होगा। तो राज्यसभा के सदस्य हो गए। फिर उसके बाद विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के नहीं, ये ध्यान रखना है, MLC नहीं, विधानसभा के सदस्य। सॉरी दोस्तों, इसमें ये नहीं होगा, MLC होगा, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव। ये सब एकल संक्रमणीय पद्धति से होते हैं, ठीक है। जो है इसमें अगर कहो कि सर्वाधिक मत पाओ विजयी कहलाओ, ये तरीका नहीं मतलब चलता है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि किस प्रकार से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। और फिर एक चीज और हम लोग जैसे हालांकि बता चुके हैं, तो इसमें जो ये 3 है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और MLC, ये तीनों, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और MLC, ये तीनों गुप्त बैलेट पेपर के आधार पर होता है, मतलब इसमें गुप्त जो है वोट दिया जाता है, बैलेट जो बैलेट सिस्टम होता है। अब उसके बाद जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें पहले ही जैसे जो भी जिसको चुना जाता है, इसके लिए जो है सदस्यों को मनोनीत मतलब सदस्यों को चुनने के लिए, तो उसको जो है पहले ही बता दिया जाता है कि हमारा वोट जो है किस सदस्य को है।
तो इस प्रकार से ओपन जो है बैलेट सिस्टम होता है इसमें राज्यसभा के सदस्यों के लिए, ओपन बैलेट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपन बैलेट सिस्टम और गुप्त बैलेट सिस्टम जो होता है। तो इस प्रकार से 54 आर्टिकल आपका क्लियर हो। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 55 जो निर्वाचन की मतलब जो है जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, या जो भी मतलब अब जितना होगा वो आगे हम पढ़ाएंगे इसके बाद आगे जो है। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।